थे आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की पहली बैठक सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में रोजगार मिशन के स्वरूप, कार्यप्रणाली के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय दफ्तर का राजधानी रायपुर में शुभारंभ भी किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा, खेल मंत्री और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश पटेल, मुख्य सचिव और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के उपाध्यक्ष अमिताभ जैन मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम करने और नियमित रूप से रोजगार मिशन के कार्यों की समीक्षा के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उद्योगों और बाजार की मांग के अनुसार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाए। के नौजवानों को नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार में कैसे हम लोग इंगित कर सकते हैं, इसके लिए बहुत महत्वाकांक्षी एक नई मिशन की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं। सौभाग्य से रोजगार और तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय उमेश पटेल जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और आज की बैठक में बहुत उच्च स्तरीय बैठक थी। मुख्यमंत्री जी के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष श्री उमेश पटेल जी के अलावा यहाँ के आईआईटी के हेड, तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और सारे डिपार्टमेंट्स के उच्चाधिकारी मौजूद थे। और सबको सबसे इनपुट ले करके आने वाले भविष्य की रोड मैप तैयार करने की कार्य योजना आज बनाई गई है। यूपी में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ यूपी में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में चुनाव आयोग की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिस पर अब सियासत लगातार जारी है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यूपी में डोर टू डोर कैंपेन का वीडियो ट्वीट कर चुनाव आयोग से सवाल पूछा और इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि एक ही राज्य में एक ही गाइडलाइन की दो तस्वीरें और एक पर सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वहीं दूसरी पर चुप्पी साध ली जाती है। निर्वाचन आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट और मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा। यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है, इसलिए कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यूपी चुनाव के हमारे स्टार प्रचारक हैं, मेन कन्वीनर हैं वहाँ के उत्तर प्रदेश के, और चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम लगी हुई है। अब जब वहाँ दिल्ली के नोएडा में पंखुड़ी पाठक के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी घर घर जनसंपर्क कर रहे थे तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया गया। और कैराना में देश के गृह मंत्री जी जब घर घर संपर्क कर रहे थे तो उनके खिलाफ एफआईआर कौन करेगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को तो पूछा है। और हम भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया, छत्तीसगढ़ के निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर केवल घर घर जनसंपर्क करने के कारण एफआईआर होता है तो इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर होना ही चाहिए। एक दिन मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, दूसरे दिन उसका भी खंडित हो जाता है कि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाने के बाद में क्या स्थिति बन रही है मुख्यमंत्री जी खुद देख करके आए हैं और इसलिए इतने हताश और निराश हैं। और इस निराश होने के बाद में केवल उनका काम है आरोप लगाना, और इसलिए कभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना, कभी नेता के ऊपर बीजेपी के आरोप लगाना, और छत्तीसगढ़ में कोई आ जाए तो उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराना। ये नियति बन गई है छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों की मौत के आंकड़े पर सियासी बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार की नाकामियों की वजह से प्रदेश में 1 जनवरी 2020 से 1 नवंबर 2021 तक 230 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया। बीजेपी के इस आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नेता प्रतिपक्ष के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सही आंकड़ों की जानकारी नहीं है और उन्हें पहले रमन राज के 15 साल में किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को पेश करना चाहिए।
कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो किसान है, और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। 1 जनवरी 2020 से नवंबर 2021 तक कुल 230 किसानों ने आत्महत्या किया है। न तो ये अनुसूचित जाति के संरक्षण कर पा रही है सरकार, न जनजाति के संरक्षण कर पा रही है, और बड़े बड़े दुहाई देने वाली सरकार की पोल खुल गई है कि लगातार यहां पर किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर रही है। इसकी हम मुख्यमंत्री जी से मांग की है, पहले भी और अब भी मांग करते हैं। जब यूपी के किसान के लिए आपके पास में पैसा है तो आखिर छत्तीसगढ़ के किसान के साथ में भेदभाव क्यों? मुझे लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के पास आंकड़े सही नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी के 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में किसानों के द्वारा किए गए आत्महत्याओं के आंकड़ों को भी बताना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ऐतिहासिक समय चल रहा है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोचा था उतनी धान की खरीदी तो हम कर चुके हैं। 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुके हैं। कहाँ से माननीय नेताजी को ये किसानों की आत्महत्याओं की सूचना मिलती है? मैं तो उनके जो सूचना के स्रोत। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी सियासत जारी है। सत्ता पक्ष ने तारीख बढ़ाने के लिए सीएम का धन्यवाद दिया और सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने धान खरीदी की तारीख महज 7 दिन बढ़ाने को नाकाफी बताया है। कहा कि यह किसानों के साथ अन्याय है। सात दिन का बढ़ाया जाना, मैं समझता हूँ 7 दिन से ज़्यादा ये धान खरीदी बंद रही है, और समय का गणना करने के बाद में किसानों के धान की बिक्री हो जाए, सरकार के द्वारा खरीदी हो जाए, इतना पर्याप्त अवसर किसानों को दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें ना किसी को राजनीति करने की आवश्यकता है। यदि किसानों के शुभचिंतक हैं तो ये बार बार हमको बोलने की आवश्यकता उनको ना पड़े कि 7 दिन बढ़ाए और 7 दिन पर्याप्त है। 7 दिन तो आपका इसी में निकल जाएगा। इसलिए पर्याप्त समय, चाहे वो 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, एक बात बोलनी चाहिए कि जब तक किसानों की धान की खरीदी ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगी। जो हमारा लक्ष्य था 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदने का, उसमें से लगभग हम 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। तो बचे हुए समय में यानी 7 फरवरी तक मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 लाख मीट्रिक टन का धान हम खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है, बल्कि कहूँ तो मानसिक विकलांगता के शिकार हो चुके हैं। तो कोई मुद्दा नहीं है तो 1 महीना कर दीजिए, 6 महीना कर दीजिए। जब उनकी सरकार थी तो क्या करते थे और कितने किसानों को क्या देते थे? 15,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लिए 15 साल की सरकार में। तो किसानों के प्रति बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में नैतिक रूप। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह ने सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास दफ्तर में सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन, एडीजी नितिन अग्रवाल, आईजी साकेत और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम और सुरक्षा अधिकारियों के बीच नक्सल मोर्चे पर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और आगामी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बातचीत हुई। बेमित्रा में बेमौसम बारिश के बाद लगातार धान भीगने की खबरों के बाद कलेक्टर के सख्त हिदायत और कार्रवाई करने की बात कहने के बाद अब धान संग्रहण केंद्रों में धान को सुरक्षित तरीके से ढक कर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्रों के अलावा धान संग्रहण केंद्र में भी लगातार धान भीगने की खबरें आती रहती थीं, जिसके बाद कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और धान को कोविड-19 इंतजाम करने के आदेश दिए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में शनिवार की देर रात से कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे
धान और किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस गति से बारिश हो रही है उससे किसानों और धान को कोई नुकसान नहीं होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद बारिश को लेकर किसान और प्रशासन अलर्ट हो गया था। इस बारिश से भी बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति नहीं है और पिछली बारिश से तो हम लोग 5 दिन धान खरीदी बंद हो गया था। इस बारिश से धान खरीदी बंद होने की भी संभावना नहीं है और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत द्रुत गति से चल रहा है। मैं समझता हूँ इस बारिश से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना। मुंगेली के अचानक मां टाइगर रिजर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। आज कपड़े उतारकर उन्होंने प्रदर्शन किया। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश है। जिले के माननीय कलेक्टर महोदय, जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं और जितने भी अचानक मां टाइगर रिजर्व के प्रकृति में रहने वाले प्रकृति प्रेमी हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे आंदोलन को सहयोग करें। हम हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में इससे भी उग्र आंदोलन होगा। अभी प्रथम चरण में हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करके उस प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर बहुत जल्दी आज कल परसों में अगर वेतन भुगतान नहीं होगा तो हम पूरे नग्न और माननीय राज्यपाल को हम आत्मदाह की ज्ञापन देंगे। बहुप्रतीक्षित भिलाई इस्पात संयंत्र और नगर निगम के बीच बड़ा समझौता हो गया है। 32 साल के लंबे इंतजार के बाद जमीन हस्तांतरण का समझौता हुआ। बीएसपी ने 290 एकड़ जमीन नगर निगम को हस्तांतरित की। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ है। नगर निगम ने 21,05,000 का चेक बीएसपी को सौंपा। इस हस्तांतरण के बाद अब विकास की राह आसान होगी। जशपुर में बिना निर्माण कार्य कराए सरकारी पैसों को निकालने वाले सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला मनोरा विकासखंड के कोटाबिल का है, जहां सरपंच लक्ष्मण राम प्रधान ने बिना काम कराए 6.5 लाख का गबन किया और मामले में मनोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर में प्रशासन ने दबिश देकर बाल विवाह को रुकवा दिया। नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी, जहां पर महिला बाल विकास विभाग की टीम ने दबिश दी और परिजनों को समझाइश दी। मामला बगीचा विकास खंड का है। अधिकारियों ने परिजनों को हिदायत देते हुए कहा कि लड़की के बालिग होने के बाद ही शादी करवाएं। फिलहाल यहाँ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भोपाल से बड़ी खबर, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की दरिया दिली देखने को मिली। 2 घायल युवकों की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मदद की है। सीहोर जाते वक्त श्यामला हिल्स पर 2 घायलों की मदद की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। राजधानी भोपाल से खबर, जहां पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की दरिया दिली देखने को मिली है। 2 घायल युवकों की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मदद की है। सीहोर जाते वक्त श्यामला हिल्स पर घायलों की मदद की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। और डॉक्टर्स को यहां पर निर्देश भी दिए हैं कि घायलों का उपचार उचित तरीके से किया जाए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हैं फोन पर। जितेंद्र, एक मिसाल कायम की है, एक संदेश देने की कोशिश है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनप्रतिनिधि हम जानते हैं काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका होता है और इस बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने घायलों की मदद यहाँ पर की है। समाज को एक संदेश कहीं ना कहीं दिया है। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो साध्वी सांसद जो है भोपाल की, वो हमेशा अपने बयानों के कारण विवादों में रहती है, मगर कईयों बार वो ऐसा काम कर जाती है जिसके कारण लोग उन्हें याद भी करते हैं। जब वो सीहोर जा रही थी तो उसी दौरान बीआईपी रोड पर 2 युवक जो है घायल हो चुके थे, तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। वो दोनों ही जो घायलों को मदद की, मदद के साथ साथ उन्होंने उनकी जो शॉल है, जो भगवा शॉल है, उससे उनका
खून भी साफ किया, मतलब उनके जो पैरों में जख्म लगा था उस पर पट्टी भी बांधी। तो उनकी मदद करने के लिए उनकी दरिया दिली काफी लोगों ने सराही। उसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा और उनको पहुंचाया और उनका इलाज जारी करवाया। तो कह सकते हैं साध्वी ऐसे कई भी और भी इसके पहली बार कर चुकी है। तो कह सकते हैं कि उनका दूसरा पहलू भी है कि जहां वो बयानों से विवादों में रहती है, वहीं उनके कामों से भी चर्चाओं में रहती है। बिल्कुल ठीक बात कही। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबर इंदौर से, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सामने की घटना है। कार में आग लगने पर लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। ट्रैफिक को थोड़ी देर रोकना, वहां पर डाइवर्ट करना पड़ा। इंदौर से खबर है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें देखिए कितनी भीषण आग चलती कार में लगी। और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास की घटना है। कार में आग लगने पर लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया और इस घटना के बाद ट्रैफिक को थोड़ी देर डाइवर्ट भी करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र के भिलाई खुर्द में संचालित प्राथमिक और मिडिल स्कूल के स्टाफ बास के हमले से भयभीत हैं। पिछले 1 महीने से बास स्कूली बच्चों और स्टाफ को चोट पहुंचा रहा है और ये पूरा मामला नगर पालिका निगम के वार्ड 30 मानिकपुरी का है। पिछले साल 19 दिसंबर से बास परेशान कर रहा है। उन्होंने पेड़ पर घोंसला बना लिया है। स्कूल के संचालन के दौरान बच्चों को चोंच मारकर घायल तक कर देता है बास, जिससे डरे सहमे बच्चे स्कूल आने से कतराने लगे हैं। 19 दिसंबर से चक्कर लगा रहे तो हम लोग को पता नहीं चला, वो घोंसला बना रहे क्या कर रहा है। बच्चे लोगों को मारा है, बहुत दौड़ाया है इधर उधर, किसी को खून तक निकाल दिया है। तो डरे हैं। इसके बाद शीतकालीन अवकाश आ गया, तब तक शांत हो जाएगा समझे हम लोग, लेकिन वो तो बढ़ गया, घोषणा बना डाला। अब जैसी स्कूल खुली है, पेपर हुआ, पूरे समय परेशान किया। वन विभाग से भी 2 कर्मचारी आज आए हुए हैं और उनके सामने भी राउंड लगा रहे हैं जो चीज जो है। परसों तो मेरा मफलर को भी लेके चला गया था सर, ऐसा टाइप करके ये ऐसा बांधा ना उठा लेके गया पूरा मछुआरे, क्या हो गया। फिर थोड़ा देर बाद ला के फिर गिरा भी दिया भाई। जो दिसंबर महीने से ही बच्चे के ऊपर चलते हुए बच्चे जो जाते हैं इधर उधर, तो उनको ऊपर से अचानक हमला कर देना, जिसमें 2-3 बच्चे भी जख्मी हुए थे। पहले से लेकर 5वीं 8वीं तक स्कूल बंद कर दी, इसलिए बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं। स्कूल सुना है तो अभी बच्चों के ऊपर खतरा भी कम है अभी, लेकिन जैसे स्कूल चालू होगा कुछ भी हो सकता है घटना। आगे बढ़ते हैं। जशपुर पुलिस को आज सुबह गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। ओडिशा से प्रयागराज ले जाए जा रहे 2 वाहनों में 90 किलो गांजा पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने 2 वाहनों को जब्त किया। वहीं इस मामले में 7 आरोपियों को भी पकड़ा है। पुलिस को सुबह मुखबिर से सूचना मिलने के बाद यहां पर टपकरा और कुनकुरी दोनों थाना क्षेत्रों से कार्रवाई यहां पर हुई। 65 और 25 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया। ये सूचना प्राप्त हुई कि तलसरा से होते हुए एक होंडा सिटी जो ओल्ड मॉडल की कार है, उसमें गांजा की सप्लाई हो रही है। मौके पर इसकी तलाशी ली गई, जिसमें से 65 किलो गांजा 2 आरोपियों के साथ हमें प्राप्त हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,50,000 रुपया है। और मौके पर इनकी विधिवत कार्रवाई 20 NDPS एक्ट के तहत करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसी तारतम्य में उनसे पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उनके सामने एक यूपी नंबर की सफ़ेद रंग की अर्टिगा भी सामने जा रही है, जो कि गांजे के तस्करी से संबंधित थी। उसको कुनकुरी पुलिस द्वारा घेराबंदी कर जब तलाशी ली गई तो उसमें से 5 आरोपियों के साथ 25 किलो गांजा हमें प्राप्त। कोरबा में चावल से भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे चावल जलकर राख हो गया। कटघोरा थाना क्षेत्र के FCI गोदाम के पास ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगी और चावल से भरा ट्रक रजकमा से कटघोरा FCI गोदाम पहुंचा था, जहां उसमें आग लग गई। दमकल के पहुंचने से पहले लोगों ने आग पर काबू पा लिया। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ठरकी गांव में एक
हाथी ने उत्पात मचाया। हाथी ने एक ग्रामीण के घर को तोड़ दिया तो वहीं कई लोगों को यहां पर चोटिल भी किया है, फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। और इस हाथी को बहरादेव के नाम से इलाके में जाना जाता है। ये सूरजपुर बलरामपुर जिले के जंगलों में अकेला ही घूमता है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कई जिलों में बारिश हुई तो वहीं कुछ जगहों पर आसमान में बादल छाए रहे, जबकि कुछ जिलों में शनिवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखी गई। बिलासपुर में देर रात हल्की बारिश भी हुई। बलौदाबाजार में आसमान में बादल छाए रहे। जिले में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। बलरामपुर जिले में कुसमी सहित कई जगहों पर बारिश हुई। जांजगीर चांपा जशपुर जिले में भी आसमान में बादल छाए रहे। कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।